आज हम आपको खबरदार करेंगे चीन से, जो पाकिस्तान से मिलकर हिंदुस्तान के माथे पर फौजी बेस बना रहा है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कहां भाग गए केजरीवाल के विधायक सोमनाथ भारती। लेकिन पहले देखिए आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। NRHM घोटाले में CBI जांच की खबर पर मायावती ने हैरानी जताई है। मायावती का कहना है कि CBI ने ये खबर लीक कैसे की, उन्हें इस बात पर हैरत है। मायावती ने केंद्र सरकार पर CBI के गलत इस्तेमाल का भी आरोप जड़ा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो किसी भी तरह की जांच से घबराई हुई नहीं है। NRHM में कुछ मिलने वाला नहीं है और इनकी हालत वैसी होगी जैसे पिछले केस में हुई थी, और सन 2015 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको इसका जवाब जरूर देगी। अब आपके WhatsApp मैसेज गोपनीय ही रहेंगे। इंक्रिप्शन पॉलिसी के नए ड्राफ्ट पर विवाद भड़कने के बाद सरकार ने पूरा ड्राफ्ट वापस ले लिया है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों की आजादी बरकरार रहेगी। 2-3 शब्द ऐसे थे जिससे अनावश्यक आशंकाएं पैदा हो रही हैं। अतः मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी को आप विड्रॉ करें, इस पर पुनर्विचार करें। आपको बता दें कि वापस लिए गए ड्राफ्ट में 90 दिनों तक मैसेज सुरक्षित रखने का प्रावधान था। 90 दिनों तक आप मैसेज डिलीट नहीं कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में हिस्सा लेने जा रहे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है। हालांकि ऐसी किसी मुलाकात की कोई रूपरेखा तैयार नहीं है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि दोनों प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के एक ही होटल में रुकेंगे। एक ही होटल में रुकने की वजह से दोनों कभी भी आमने सामने हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी बुधवार को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और नवाज शरीफ शुक्रवार को पहुंचने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआर ने कहा है कि करीब 315 से 320 आतंकी शिद्दत से भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा आतंकियों को 17 ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले भी खुफिया एजेंसी देश के कई राज्यों को अलर्ट कर चुकी है कि लश्कर के कुछ आतंकी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। उनके निशाने पर सेना के कैंप और बड़े शहर हैं। Strength of over 300. To be precise, it is 315 to 325 is the strength of terrorists who are there in the launch pads waiting to be or trying to be launched. RSS को मंजूर था आपातकाल, ये दावा किया है पूर्व IB चीफ TB राजेश्वर ने। इंडिया टुडे चैनल से बातचीत में राजेश्वर ने खुलासा कर खलबली मचा दी कि RSS ने आपातकाल का समर्थन किया था। You are saying the RSS supported the emergency? Correct. You are absolutely sure of this? Absolutely sure. The record there, I'm sure. 1975 में IB के ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर। संघ ने TB राजेश्वर के बयान का तीखा विरोध किया है। संघ विचारक राकेश सिन्हा ने कहा कि जब संघ के सभी नेता जेल में थे तो संघ भला आपातकाल का समर्थन कैसे कर सकता था। देखिए, यह तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के विपरीत है, तथ्यात्मक रूप से गलत है और अतार्किक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई पागल व्यक्ति ही इस तरह की बातें कर सकता है। गैरों का करम, अपनों का सितम। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इन दिनों इसी दर्द से गुजर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी नेता और चिंतक मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मुलायम ने अपना दर्द जाहिर किया। पिछले दिनों सहारनपुर में PM मोदी ने मुलायम सिंह की तारीफ की थी। इस पर आज उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि मेरे अपने ही कार्यकर्ता मेरा कभी नहीं नाम लेते। कोई MLA क्षेत्र में नहीं जाता बताने, हमारी बात बताने नहीं जाता। मैं कह चुका कहीं, पार्टी के अध्यक्ष कुछ लोग तो करते हैं और मीट भी कभी प्रस्ताव नहीं करते हैं कि आपको धन्यवाद, मेरा नाम का जिक्र नहीं किया जाता है, यानी क्या कहते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को एक और शिकायती चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उपराज्यपाल नजीब जंग पर राज्य सरकार के कामकाज में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। केजरीवाल की आपत्ति इस बात को लेकर है कि नजीब जंग मनमाने तरीके से अफसरों को निर्देश देते हैं, जबकि केंद्र का गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के फैसले को निरस्त कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को केंद्र से बातचीत के जरिए विवादों का निपटारा करने को कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने फिर से खत लिख दिया है। इस पर विपक्ष को ऐतराज है। एक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उनके बीच का मामला है, लेकिन जो पिछले हमारी सरकार बनने के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि इस बार सिर्फ चिट्ठी लिखी है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री जी के नाम पे पत्र लिख करके दिल्ली के होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया और दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपए का टैक्स का पैसा उसमें लगाया गया। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कश्मीर में पिछले दिनों 3 नौजवानों की मौत हो गई। एक पिता पुत्र की भी रहस्यमय हालत में लाश मिली। इन मौतों के बाद यासीन मलिक भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन पर बैठ रहे थे।
उनका कहना है कि कश्मीरी मौत की वजह जानना चाहते हैं, लेकिन राज्य में माहौल बिगड़ने की आशंका से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यासीन मलिक को लाल चौक के पास नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को इस पर आदेश देते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। साथ ही साफ किया है कि अदालत के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग नए सिरे से चुनाव की घोषणा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज कानून में किए गए बदलाव पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता के नियम पर अदालत के फैसले के बाद ही चुनाव हो सकता है, जबकि हरियाणा सरकार ने अदालत में कहा कि शैक्षणिक योग्यता के नियम को वापस नहीं लिया जाएगा। लखनऊ पुलिस को एक बुजुर्ग टाइपराइटर से बदसलूकी भारी पड़ गई। इस बुजुर्ग का टाइपराइटर सब इंस्पेक्टर ने तोड़ दिया था। बुजुर्ग कृष्ण कुमार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसे देखते हुए आज उन्हें सिक्योरिटी दी गई। लखनऊ पुलिस के जवान आज सुबह उनके घर पहुंचे। इन्हें अपने साथ जीपीओ तक लेकर आए, जहां वो टाइपिंग से जीवन यापन करते हैं। पुलिस के जवान दिन भर इनके साथ रहेंगे और रात को सुरक्षित घर भी लेकर जाएंगे। कृष्ण कुमार का टाइपराइटर तोड़ने की खबर के बाद सीएमओ हरकत में आ गया था। इन्हें बाकायदा नया टाइपराइटर दिया गया और एसपीडीएम ने इनसे माफी भी मांगी थी। आगरा में सड़क हादसे में घायल एक शख्स अपने बच्चे को गोद में लेकर मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। हद तो तब हो गई जब लोग अपने मोबाइल कैमरे से घायलों की तस्वीर बनाने में व्यस्त हो गए। मदद करने की जगह फोटो खींचने पर मेघ सिंह को गुस्सा आ गया और उसने फोटो खींचने वाले एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। फिरोजाबाद के रहने वाला मेघ सिंह अपनी महिला रिश्तेदार और उसके 2 बच्चों को बाइक पर बिठाकर जा रहे थे। आगरा में नेशनल हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें महिला और उसके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा के रहने वाले 55 साल के राम नारायण को खुद को नाबालिग साबित करने में 38 साल लग गए। 38 साल पहले हत्या के मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था। तब वो नाबालिग थे, इसलिए उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन जब अदालत का मुख्य फैसला आया तो उन्हें बतौर बालिग उम्र कैद की सजा मिली। फिर अदालत दर अदालत सजा बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट में भी सजा जारी रखी गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाली बेंच ने उनकी उम्र से जुड़े दस्तावेजों पर दोबारा गौर किया तो पता चला कि हत्या के वक्त वो नाबालिग ही थे। चलिए, इन सुपरफास्ट खबरों के बाद अब हम तफसील से चंद खबरों को देखते हैं। बात चीन की करते हैं। आप सबको ध्यान होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर में चीन एक सड़क बनाने में व्यस्त था। किस तरह से वहां पर इन्वेस्टमेंट में जुटा हुआ है चीन, ये सब जानते हैं। लेकिन अब उसकी वजहें भी एक एक करके खुल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने इन्फेंट्री बटालियन को एक ब्रिगेड बनाने में जुटा हुआ है, यानी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने में जुटा हुआ है। साथ ही चीन काराकोरम दर्रे की चौड़ाई बढ़ा रहा है ताकि उसकी सेना चीन से सीधे पीओके आ सके। जमीन हिंदुस्तान की, कब्जा पाकिस्तान का, लेकिन मिसाइलों के लिए सुरंग चीन की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन तो पहले से ही कुंडली मारे बैठा है, लेकिन अब तो वो इस इलाके में अपनी सैनिक ब्रिगेड की भी तैनाती करने लगा है, बाकायदा सुरंग बनाने लगा है। काराकोरम के पास है खुंजेरब दर्रा। यहां अपनी पैदल सेना की टुकड़ी की जगह चीन पूरी ब्रिगेड रखने जा रहा है, जिसके पास मिसाइलें होंगी और उनको रखने के लिए 22 सुरंगें। उसने बहुत बड़े पैमाने पर इस एरिया के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स बना लिए हैं। चीन की तकरीबन एक ब्रिगेड से लेकर डिवीजन स्ट्रेंथ तकरीबन 10 से 11,000 फौज वहाँ आ चुकी है अपने हेवी वेपन्स के साथ। चीन जो है और पाकिस्तान है, उनका जो आपसी क्लोजनेस है वो हर दिन बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। यानी चीन ने हिंदुस्तान के लिए नियंत्रण रेखा पर खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीनी सैनिक तो हजारों की तादाद में पहले से हैं, लेकिन अब उनके अस्थायी ठिकाने स्थायी युद्ध शिविरों में बदलने लगे हैं। तो क्या चीन पाकिस्तान को बगलगीर बनाकर हिंदुस्तान को आंख दिखाएगा? मामला संवेदनशील है, इसीलिए सरकार ने चुप्पी साध ली है।
चाइना पीओके में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको लेकर के नहीं वो किस तरीके से देखते हैं? वो अभी हम रिएक्शन नहीं करेंगे, समय आने पर बताएंगे। किस तरीके से आप लोग देखते हैं सर इस चीज को? नहीं, वो मैं बताऊंगा, गंभीरता से इसको बताऊंगा, अभी नहीं है, बाद में बताऊंगा। आज तक को खुफिया एजेंसियों से पता चला कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन कोई मामूली सुरंग या बंकर नहीं बना रहा, बल्कि उसकी तैयारी आगे की है। चीन नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब चीनी सेना न सिर्फ हाईटेक सुरंग बना रही है, बल्कि पाकिस्तानी बंकरों को भी हाईटेक कर रही है। इन बंकरों की खासियत है कि किसी हमले से भी इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही चीन काराकोरम दर्रे की चौड़ाई 10 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर करने जा रहा है, ताकि उसकी सरहद से पीओके में भारी भरकम सैनिक गाड़ियां आराम से आ जा सकें। साथ ही वो पीओके में मौजूद सड़कों की चौड़ाई 4 लेन करने की कोशिश कर रहा है। भले ही अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा हो, लेकिन दूसरी ओर भारत के खिलाफ जुगलबंदी करने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में अरबों डॉलर खर्च करने से चीन परहेज नहीं कर रहा है। एक्सरसाइज के गाइज में ऑलरेडी डिप्लॉयड है लद्दाख में, विथ ऑल हैवी आर्टिलरी, टैंक्स और बाकी सारा पैराफर्नेलिया इंक्लूडिंग लाइव एमुनेशन। साथ ही साथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो 772 किलोमीटर LOC है, उसके तमाम एरिया में चाइनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिजिकली प्रेजेंट है। बदलते दौर में सेना की ताकत संचार से बढ़ती है। इस बात को समझते हुए पीओके में चीन की मोबाइल कंपनी चाइना मोबाइल ने डेरा डाल दिया है। चीन की मोबाइल कंपनी चाइना मोबाइल ने गिलगित और बाल्टिस्तान में अपना दफ्तर खोला हुआ है। इसके साथ ही अपनी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पीओके में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को चीनी सेना PLA से जोड़ने में लगी है, ताकि दोनों के बीच संवाद बना रहे। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाली हर शक्ति पाकिस्तान को दोस्त नजर आती है। इसीलिए पाकिस्तान चीन को अपने कब्जे वाले कश्मीर मुहैया करा रहा है और चीन वहां युद्ध का अड्डा बना रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइलों के डेवलपमेंट के पीछे किसी न किसी रूप में चीन का हाथ रहा है। जानकारों का मानना है कि दुनिया की नजरों से छुपाकर चीन काराकोरम दर्रे के जरिए पाकिस्तान की सेना की मदद कर रहा है। दिल्ली से कैमरामैन सुधीर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निर्माण में लगा हुआ है, ये तो सालों से सबको मालूम है, लेकिन इस तरह से किस अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, वो खतरे की बात है। उधर राजस्थान से सटे अपने इलाके में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है। कुछ साल पहले पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से चीन के साथ नेवी का संयुक्त अभ्यास कराची में किया था। उसके बाद भारतीय सीमा से सटे इलाकों में खुल्लम खुल्ला आर्मी की एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जो आज हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान ऐसी पहल करे, अपनी तरफ से ऐसी पहल करे ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे बन सके, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं। ये तो भारत की विदेश नीति की असली फिलॉसफी है, लेकिन पड़ोसी को धोखा देने में PhD हासिल हो तो क्या करें। चीन की यही फितरत कभी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में दिखती है, तो कभी राजस्थान की सीमा से सटे पाकिस्तान में। राजस्थान के जैसलमेर से लगती सीमा के उस पार चीन पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। ये युद्धाभ्यास 8 सितंबर से शुरू हुआ, जो अगले महीने तक चलेगा। इसका नाम रखा गया है शाहीन ईगल 4। राजस्थान की सटी हुई जो बॉर्डर है, उसमें पाकिस्तान और चाइना के बीच में के साथ कोई उनकी जॉइंट एक्सरसाइज पाकिस्तान और चाइना की चल रही है। और उस संबंध में जो जानकारी हमें भारतीय सेना की ओर से दी गई है, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से चौकस हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए हमेशा अलर्टनेस के स्टेट में है। दूसरी बार चीन राजस्थान से लगती रेतीली सीमा पर युद्धाभ्यास के लिए पहुंच गया है। पाकिस्तान के रहीम यार खान, इस्लामगढ़, बिजनौर, भावलपुर जैसे इलाकों में ये एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान की कराची 2 कोर और मुल्तान की 5 कोर की टुकड़ी भाग ले रही है और चीनी सेना की इन्फेंट्री, इंजीनियर और आर्म्ड रेजिमेंट हिस्सा ले रही है।
चाइना ने अपने चीन से लगाकर ग्वादर पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस बाय रोड बना चुका है, तो सपोर्ट के लिए चाइना पाकिस्तान को कभी भी आ सकता है, कभी मदद कर सकता है। भविष्य में जब कभी भी भारत के खिलाफ कोई पाकिस्तान की लड़ाई हो तो चाइना मददगार अवश्य साबित करेगा। हर 4 साल पर होने वाले ऐसे सैनिक युद्धाभ्यास को यूं तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही रूटीन एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी सीमा पर बार बार सुनाई पड़ती अलर्ट होने का सिग्नल दे रही है। चीन पाकिस्तान में भारत से लगी पश्चिमी सीमा पर लगातार अपना पैर पसारता जा रहा है। चीन ने अपना सर्वाधिक निवेश तेल और गैस में पश्चिमी सीमा पर ही किए हैं। यही वजह है कि हमेशा वहां चीन की सैन्य टुकड़ी रहती है। लेकिन जिस तरह से लगातार चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, भारत को सावधान रहने की जरूरत है। जैसलमेर से मेहुल भाटिया और जोधपुर से नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पाकिस्तान और चीन की जो जुगलबंदी चल रही है हिंदुस्तान के लिए एक खतरे के संकेत हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? जानकार मानते हैं कि चीन पाकिस्तान के बहाने अरब सागर में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, तो इस इलाके में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से डर भी रहा है। हिंदुस्तान ने भी जिस तरह चीनी बदमाशियों का जवाब देना शुरू किया है, उससे उसकी बौखलाहट बढ़ी है। उसे मालूम है कि हिंदुस्तान का मुकाबला करना है तो अकेले मुश्किल होगा। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीनी सुरंग और बैरक क्यों? राजस्थान से सटे पाक सीमा में चीनी पाकिस्तानी सेना का युद्धाभ्यास क्यों? इस सवाल का जवाब चीन और पाकिस्तान की फितरत से मिल जाता है, और इस बात से भी कि चीन चोरी भी करता है, सीनाजोरी भी करता है, और रोको तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके के बूथसे के नजदीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना ने एक वॉच टावर बना लिया। ये टावर भारतीय सीमा में 500 मीटर घुसकर बनाया गया। 11 सितंबर को भारतीय सेना और आईटीबीपी को चीन के इस वॉच टावर के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों की एक टुकड़ी बनाकर बूथसे इलाके में भेजा गया। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने चीन का वॉच टावर गिरा दिया। चीन के सैनिकों ने टावर गिराने का विरोध भी किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसकी एक नहीं सुनी। तो क्या चीन इससे बौखलाकर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में अपना अस्थायी ठिकाना बना रहा है, या फिर पाकिस्तान से मिलकर भारत पर सामरिक दबाव बनाना चाहता है? भारत के लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अगला कदम होगा कि वो ग्वादर पोर्ट जो है वो एक नेवल बेस बन जाएगा। उसने अपने जो ट्रेड हैं और सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को भी प्रोटेक्ट करना है। चाइनीज नेवी बड़े तौर पर अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में ऑपरेट करने लग जाएगी, इन सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। चाहे सरकार किसी की बने, चीन के साथ अच्छे रिश्तों की दुहाई और पहल हर नई सरकार लेकर आती है, लेकिन चीन की चाल हरदम टेढ़ी ही रहती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। दरअसल चीन की नीतियां हमेशा से ऐसी ही रही हैं, लेकिन देखना है कि पाकिस्तान के साथ उसकी जुगलबंदी क्या कोई बड़ा संकेत है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में एक सड़क का नाम बदला गया, अब एक चौक की बारी है। अब रहिए खबरदार। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने के बाद केंद्र सरकार तीन मूर्ति चौक का नाम बदलने की तैयारी में है। अब तीन मूर्ति चौक का नया नाम तीन मूर्ति हाइफा चौक होगा। दरअसल इजराइल के हाइफा में 1918 में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के 3 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। उन्हीं सैनिकों की शहादत पर तीन मूर्ति चौक का नाम पड़ा, लेकिन अक्सर लोगों को तीन मूर्ति से गांधी जी के 3 बंदरों की गलतफहमी हो जाती है, और इसीलिए संस्कृति मंत्रालय नाम के साथ नया शब्द जोड़ने की तैयारी में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कंवल इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, विवाद तो नहीं जुड़ेगा अब इसके साथ, इस नाम के बदलाव के साथ, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन साथ ही ये भी समझें कि ये बस एक सिलसिला है जो चल निकला है नाम बदलने का। सांस्कृतिक प्रदूषण के खिलाफ श्वेता, कल्चर मिनिस्टर डॉक्टर महेश शर्मा ने एक जंग छिड़ी हुई है, और उसकी ताजा कड़ी ये है जो आज तक को जानकारी मिली है कि तीन मूर्ति चौक का नाम बदल के तीन मूर्ति हाइफा मुक्ति चौक करने की तैयारी है। इस तरह के एक प्रपोजल पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। असल में ये मुद्दा उठा एक ऐसी बैठक पे जहां पर संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश जी मौजूद थे, भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह मौजूद थे, और कई सारे संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां पर यह हुआ कि तीन मूर्ति का नाम लेते ही लगता है कि महात्मा गांधी के 3 बंदरों से इसका कोई लेना देना है इस चौक का, जबकि हकीकत यह है कि इस चौक का नाम पड़ा था उन 3 बटालियन, 3 फौजी रेजिमेंट्स के ऊपर
जो कि इजराइल के हाइफा में जंग में हिस्सा जिन्होंने लिया था। तो उनको लगता है कि एक गलत पिक्चर जारी है, उसको ठीक करने की जरूरत है और यही सांस्कृतिक प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी ताजा कड़ी है। बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी के लिए। जाहिर है दिल्ली में रहते हुए भी ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास होगी कि वाकई किस वजह से ये तीन मूर्ति चौक है। प्रदूषण सांस्कृतिक कितना है ये अलग बात है, सोचने की बात है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे बजरंगी भाईजान के चहेते चांद नवाब की पाकिस्तान में की हुई पिटाई। आप देखते रहिए आज तक।